सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जितेंद्र कुमार, कपिल दीपक, जितेंद्र कुमार, कपिल दीपक, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मित्तल दास, दुर्लभ कश्यप, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। जितेंद्र कुमार, दुर्लभ कश्यप, मित्तल दास, कपिल दीपक, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट होने जा रही है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। आज ये लास्ट क्लास है, कल जो है आपका एग्जाम है और आज बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको कि एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होता है, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट को भी आज हल करेंगे। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। जितेंद्र कुमार, हाउ आर यू सर? फाइन बेटा, आप कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? तो क्लास स्टार्ट की जाए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लास स्टार्ट की जाए। देखिए, आज हो गया है 24 तारीख और कल है आपका 25 तारीख, यानी कल जो है आपका बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम है। और आप लोग को क्या करना है एग्जाम से पहले, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं कि जो हमने प्रैक्टिस सेट इससे पहले सॉल्व कराया था, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस पुरानी वीडियोस को सीरियल बाय सीरियल देख लिया होगा एज अ रिवीजन के तौर पर। ठीक है, अब हमारे पास ये आता है नया प्रैक्टिस सेट। आज इसको सॉल्व करेंगे और बात करेंगे कि एग्जाम को क्रैक करने का बेसिक तरीका क्या होता है, एग्जाम से पहले क्या क्या मेंटल प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जितेंद्र कुमार स्टार्ट करें क्लास। बबीता कुमारी, गुड मॉर्निंग। बबीता कुमारी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट की जाए। आर आई दीप, हेलो सर। हेलो बेटा, बताइए कैसे हैं आप? जो लोग अभी आए हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है क्लास स्टार्ट करूं तो ज्यादा बच्चे आएंगे तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। और आज आप लोगों का टेस्ट भी होगा, कुछ कुछ सवाल मैं यहाँ पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट में देंगे, जिसका जवाब आप जल्दी जल्दी कमेंट में देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट की जाए क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का ये पॉलिटेक्निक सीरीज का आखिरी क्लास, जिसमें आपका पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसका उत्तर कौन देगा? पहले प्रश्न का उत्तर कौन देगा? अंकित कुमार, हेलो सर। हेलो बेटा, आप लोग बताइए कि पहला प्रश्न कह रहा है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या होगा? पीवीसी का पूरा नाम क्या होगा? ठीक है, आप लोग बताइए पीवीसी का पूरा नाम क्या होगा? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी आपका एक बहुलक होता है। अब बात आता है कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, बहुलक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की एक लंबी चैन पाई जाती है। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर माना जाता है तो वो होता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत अच्छा बहुलक माना जाता है। जितेंद्र कुमार ऑप्शन सी, जितेंद्र कुमार ऑप्शन सी, बबीता कुमारी ऑप्शन डी। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को बोलते हैं पीवीसी। आप लोगों ने घरों के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप लोगों ने घरों के अंदर देखा होगा कि जो हमारी पानी की टंकियां होती हैं, जो पानी की टंकियां होती है, पानी टंकी, जो पानी की टंकी होती है वो कैसी होती है?
पीवीसी प्लास्टिक की बनी होती है। पानी की जो हमारी टंकी होती है वो पीवीसी प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसको पीवीसी से बनाया जाता है, ताकि जो है आपका धूप बरसात नमी में हमारी पानी की टंकी खराब ना हो। और जो उसमें आपका जो पाइप भी लगाया जाता है प्लास्टिक की, वो भी आपका बना होता है पीवीसी से। आराध्या गुप्ता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आराध्या गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो ये समझ रहे हैं, पीवीसी एक बहुलक होता है जो कि प्रकृति में कुचालक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? जो लोग अभी आए हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो आगे चलें, आगे चलें। ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यौगिक जो हमारा दिया हुआ है, ये है हमारा यौगिक CH3OH। इसका जो है हमारा क्या करना है? IUPAC नाम निकालना है, IUPAC। अब आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैंने इसको आप लोग को कल बताया था। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताइए। IUPAC का मैंने कल आप लोग को फुल फॉर्म बताया था, क्या होगा इसका राइट आंसर? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं IUPAC का फुल फॉर्म? बताइए। कल की क्लास में भी बताया था, परसों की क्लास में भी बताया था कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए मैं बताता हूं कि जो IUPAC होता है आपका एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। ये क्या करती है? जितने भी रसायन विज्ञान में आपके कंपाउंड मिलेंगे, उन कंपाउंड का एक रूल या एक विधि द्वारा नामकरण करती है, वो कहलाती है IUPAC। बबीता कुमारी, ऑप्शन नंबर ए मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल नहीं बेटा, ये इसका IUPAC नाम नहीं है, ये इसका जनरल नाम है मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम इसका कुछ और है। बबीता कुमारी आप बताइए CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है? किसी का कमेंट नहीं आया IUPAC क्या होता है? बेटा आप लोग मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कल की क्लास में भी बताया था, परसों की क्लास में भी बताया था, उसके पहले एक और क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूं। I से निकलता है इंटरनेशनल, U से निकलता है आपका यूनियन, P से निकलता है प्योर, और A से निकलता है अप्लाइड, और C से निकलता है आपका केमिस्ट्री। तो इसका टोटल बनता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है जो ऑर्गेनिक या रसायन विज्ञान में जितनी भी रसायन निकलते हैं उनका क्या करता है? ये नामकरण करता है। एग्जाम्पल बॉय, ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं एग्जाम्पल बॉय, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपका जो कंपाउंड है वो ये है CH3OH। अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखिए, जो OH ग्रुप इसमें आपका अटैच है, ये क्या होता है? आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। और जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो इसके रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या लग जाता है? ऑल लग जाता है। लास्ट में क्या लगेगा? ऑल लग जाएगा। अब कार्बन की चेन गिनते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन है, तो कार्बन हमको कितने दिख रहे हैं? केवल और केवल एक ही कार्बन दिख रहा है। तो एक कार्बन के लिए IUPAC ने जो रूल बनाया है उसको बोलते हैं मेथ। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा नंबर पर आपको मिलेगा OH ग्रुप, और इसका IUPAC ने जो रूल बताया है उस हिसाब से OH ग्रुप क्या होता है? ऑल होता है। तो मेथेन और सिंगल बॉन्ड लगाए यानी एल्केन है, तो मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितेंद्र कुमार का बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम्पल बॉय, एग्जाम्पल बॉय का भी बिल्कुल सही उत्तर है। जितेंद्र कुमार बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी मेथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है क्लास आप लोग को, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज आखिरी दिन है, आज अंतिम दिन है। आज जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, बाकी जो है कल एग्जाम में मिलेंगे, और स्कोर अच्छा से अच्छा करके आना है सभी लोगों का। यहाँ पर जितने भी लोग लाइव पढ़ते हैं या बाद में वीडियोस देखते हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छे नंबरों से होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर भी आप लोग बताइए कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं। कविता कुमारी बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग लाइव पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग काफी मेहनती हैं। इसका रिजल्ट आप लोग को एग्जाम के बाद मिलेगा, ठीक है। चलिए ये बताइए कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन बताएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, पहले तो इसका आयतन घटता है, पहले तो इसका आयतन घटता है फिर बढ़ता है। अमित अंकित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका भी। चलिए पहले से कम होता है, पहले कम होता है फिर इसका आयतन बढ़ता है, ये इसका आंसर होगा। या ऑप्शन बी दिया है कि पहले बढ़ता है फिर कम होता है, फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है कि लगातार बढ़ता है, और या 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है हमारा कि लगातार कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से सबसे पहले क्या होता है, 10 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होता है, इसका जो है आयतन पहले घटेगा। जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री से 4 डिग्री तक धीरे 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 घटाएंगे तो साथ ही साथ क्या होगा, आयतन भी घटेगा। आयतन पहले घटेगा, क्या होगा, पहले घटेगा, फिर क्या होगा, इसके बाद जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे उसके बाद क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक आयतन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो वस्तु आपकी अगर द्रव अवस्था में है तो वो जमकर ठोस अवस्था में हो जाएगी और आयतन का विस्तार हो जाएगा। तो आयतन फिर अब बढ़ने लगेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो देखिए 2 चीज मिल रहा है, 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर करने पर आयतन तो पहले घट जाता है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक और कम करने पर आयतन तुरंत क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर खोजिए। ऑप्शन देखिए, पहले कम होता है फिर बढ़ता है, तो पहले कम हुआ फिर क्या हुआ, बढ़ा। इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितेंद्र कुमार, अंकित कुमार बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। बबीता कुमारी आप भी बताइए क्या होगा इसका उत्तर। अंकित कुमार, बबीता कुमारी तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग को ये बात समझ में आई, कैसे हुआ। आप लोग बच्चों कमेंट करके बताइए कि क्या ये बात समझ में आई। बबीता कुमारी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का। 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले क्या होता है, आयतन घटेगा, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो आयतन क्या होगा, उसके मान में कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अब आता है हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। अगला प्रश्न में हमारा एक क्या है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ हल करेंगे। चलिए बबीता कुमारी समझ में आया। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए चले। तो प्रश्न कह रहा है कि एक तनु नाइट्रिक अम्ल में 20% एसिड है जो कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को घोल देता है, तो आपकी एसिड की मात्रा क्या होगी? एसिड की मात्रा पूछ दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इसका रिएक्शन लिखूंगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद इसका अणु भार निकालेंगे और अणु भार के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो 20% एसिड का है, यानी ओवरऑल अगर 100% निकालते हैं तो उसका हम 20% निकाल लेंगे, तो इसका राइट आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किससे रिएक्ट कर गया? आपका तनु नाइट्रिक अम्ल से 2HNO3 से ये क्या कर गया? रिएक्शन कर गया। तो क्या बनाएगा आपका? आपका ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा आपका CaNO3 का होल ट्वाइस, प्लस इसके बाद क्या बनाएगा? CaNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद बनाएगा आपका CaNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद बनाएगा H2CO3, H2CO3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास दो तत्व है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा का नाम है नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार क्या होगा? CO3 का, तो कैल्शियम का अणु भार होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन की संख्या 3 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निकल कर आई। इसके बाद देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 की मान निकालेंगे। HNO3 में क्या करेंगे? हाइड्रोजन का अणु भार 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, एक का अणु भार 16, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, ऐड करिए इसको, कितना आएगा आपका टोटल? ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 63 आएगा, 63 63 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जो रिएक्शन में हमारा ये 2 मोल लिया गया है, 2 मोल लिया गया है, यानी 63 का जब हम वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्ट तो ये होगा 2 मोल। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किससे उदासीन होता है? इसलिए चूंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उदासीन होगा, उदासीन होगा किससे? उदासीन होगा किससे? ये होगा आपका, यहां देखिए 2 गुणा 63, 2 गुणा 63, 2 गुणा 63 ग्राम HNO3 अम्ल द्वारा, HNO3 अम्ल द्वारा ये इसका क्या होगा? उदासीन होगा। ये इसका क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? उदासीन हो गया। अब यहां से हम इसकी क्या करेंगे? 1 ग्राम एक ग्राम के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना से उदासीन होगा? तो ये हो जाएगा 2 गुणा 63 बटा 100, 100। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल द्वारा उदासीन होगा। अब देखिए, अब यहां से हम निकालेंगे क्या? 1 ग्राम निकाल दिए हैं, लेकिन हमको कितना चाहिए? 10 ग्राम की वैल्यू चाहिए। तो 10 का गुणा करेंगे, 10 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 10 का गुणा करेंगे 2 गुणा 63 बटा 100, ये पहले से दिया हुआ है। इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 63, 2 गुणा 63 बटा 10, 2 गुणा 63 बटा 10 हो जाएगा इसका आंसर। 2 गुणा 63 बटा 10, 2 गुणा 10, 2 गुणा 63 बटा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको कटा लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 ग्राम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 10 ग्राम की वैल्यू कितनी आई? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.3 इज इक्वल टू 12.6,
12.6 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल जो है इसको क्या करेगा, उदासीन करेगा। लेकिन बात यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ एक तनु नाइट्रिक अम्ल 20% एसिड कह रहा है, यानी कि जो ये आपका मान निकल के आया है, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये किसके बराबर है, 20% एसिड। 20% एसिड जो वैल्यू निकल के आई है वो 12.6 ग्राम के बराबर है। तो आप क्या कर दीजिए, आप 100% निकालेंगे तो 100% के लिए आप 20 में यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 20% मल्टीप्लाइड बाई 5, या आप डायरेक्ट 100% निकालिए, ठीक है। तो 100% एसिड कितना हो जाएगा, 100% एसिड कितना हो जाएगा आपका 12.6 का आप कितना से गुणा कर देंगे 5 से, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 63 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 ग्राम इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। 63 ग्राम राइट आंसर निकल के आएगा। साजन कुमार, संजन कुमार, जितेंद्र कुमार, आप लोगों को बात समझ में आई? साजन कुमार, जितेंद्र कुमार, आप लोग को ये बात समझ आई? न्यूमेरिकल कैसा लगा? इसमें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, अणु बाहर निकाला है, 100 ग्राम के लिए दिया हुआ है, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, फिर 10 ग्राम के लिए निकालेंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो 20% के बराबर होगी, जिसको हम 100% के बराबर कर लेंगे। संजन कुमार, ये समझ में आया? इसका अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसको आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको आप लोग ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न करता है हमारा धमाका, धमाका करने वाला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा धमाका करने वाला है। इसका आंसर कौन क्या होगा, कौन बताएगा? पूछ रहा है कि जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट पर एक गाना भी बना हुआ है। संजन कुमार, जितेंद्र कुमार, देखिए डायनामाइट का संजन कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट आपका एक विस्फोटक होता है। एक क्या होता है, डायनामाइट विस्फोटक होता है। जैसे कहीं पहाड़ अगर तोड़ना है तो डायनामाइट बिछा दीजिए और दूर चले जाइए और वहां से बटन दिया हुआ है, बटन को दबा दीजिए तो आपका क्या होगा, एक अच्छा खासा विस्फोट होगा और जहां जरूरत होगा जिस हिसाब से वहां पहाड़ टूट जाएगा। तो डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जिसका इस्तेमाल सुरंग बनाने में, पहाड़ों को तोड़ने में किया जाता है, क्योंकि आपका इतना बड़ा पहाड़ छेनी हथौड़ा से नहीं टूटता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट का। संजन कुमार, जितेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ही बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है वह क्या होगा। तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिया हुआ है वह तत्व किस श्रेणी का, किस ग्रुप का सदस्य होगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके पहले क्या लगा हुआ है 3, तो ये आपका बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो बाह्य कोश में s और p आया, इसमें आपके 5 और 2, 2 + 5 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। और ये जो आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस भी तत्व के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो आपका ग्रुप 17 का सदस्य होता है। ग्रुप 17 का सदस्य होता है, ग्रुप 17, ग्रुप 17 का सदस्य होता है। और ग्रुप 17 के सदस्यों को क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, हैलोजन
फैमिली, हैलोजन परिवार। ग्रुप 17 आपका क्या होता है? हैलोजन फैमिली होता है, हैलोजन परिवार होता है, और इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ के सदस्य होंगे? ग्रुप 17 के सदस्य होंगे। तो ग्रुप 17 के सदस्यों का क्या नाम होता है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में सबसे पहले आपका आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है? हैलोजन फैमिली। तो ऑप्शन में पकड़िए कहाँ दिया हुआ है हैलोजन? ऑप्शन में ए में दिया हुआ है हैलोजन। तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है जिस भी तत्व का, ये कहाँ का सदस्य है? हैलोजन फैमिली का सदस्य है। बात समझ में आया आप लोग को? सज्जन कुमार, जितेंद्र कुमार, आप लोग कमेंट में बात कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग का कल एग्जाम है, आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, ये हमारा फिजिक्स का प्रश्न है, जो कि गलती से बाय मिस्टेक यहाँ हो गया है। सरल लोलक होता है, विस्थापन गतिज ऊर्जा, ये आपके फिजिक्स वाले सर अगली क्लास में आपको ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आता है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लेकर आएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, जो आपका प्रोटॉन होता है वो आपका नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ उपस्थित होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? एक वृत्तीय कक्षक में आपका चक्कर लगाते रहते हैं। अगर इस प्रोटॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर एक दूसरे के पास लाया जाए तो क्या होगा? क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो क्या लिखा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी या इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको अपरिवर्तित रहेगी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? कौन इसका आंसर बताएगा? संजन कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बबीता कुमारी ऑप्शन नंबर ए, बबीता कुमारी ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। संजन कुमार, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संजन कुमार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के पास खींच कर लेके जाते हैं तो क्या होता है? अस्थायित्व बढ़ता है, और अस्थायित्व बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। तो इसका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। विकास, विकास बेटा गुड मॉर्निंग, आप काफी लेट हो गए विकास, कम से कम आपकी 45 मिनट क्लास हो चुकी है। संजन कुमार गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग, बबीता कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9। अब दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखकर बताइए कितना दिख रहा है, इतना जूम करने पर दिख रहा है आप लोग को? अब दिख रहा है आप लोग को? जल्दी कमेंट करके बताइए। संजन कुमार, विकास। चलिए, तो ये होता है ऑप्शन, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हमारा कि जो आपका दिया सलाई होता है, दिया सलाई उद्योग में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तो दिया सलाई उद्योग क्या होता है? जो माचिस की तीली होती है उसको हिंदी में दिया सलाई बोला जाता है। और ये जो आपका दिया सलाई होता है उस पर जो नुकीले भाग पर जो लाल लाल या काला काला जो तत्व लगा होता है उस तत्व का नाम होता है लाल फास्फोरस। वो फास्फोरस क्या करता है? जब आप माचिस पर रगड़ मारते हैं
तो फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, रगड़ से क्या होता है, जल उठता है और आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है ऊष्मा या ऊर्जा। तो दिया सलाई उद्योग में जो उपयोग होता है वो क्या होता है, आपका लेड इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, जो दिया सलाई में आपका इस्तेमाल, यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ होता है सोरा, सोरा, सोरा इस्तेमाल किया जाता है, सोरा को इस्तेमाल किया जाता है। और क्या इस्तेमाल किया जाता है, लाल फास्फोरस। विकास ग्रुप 17 सोडा, सोडा नहीं है बेटा, ये सोरा है, सोरा, सोरा। इसका क्या नाम है, सोरा नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है हमारा। चलते हैं इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। अंकित कुमार ऑप्शन नंबर ए, संजन कुमार ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया है उसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, जिसका भी आंसर आया है। विकास का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए फटाक से। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि सबसे अधिक अधात्विक प्रकृति का तत्व कौन सा है। अधात्विक मतलब क्या होता है, जो धातु की तरह व्यवहार नहीं करता है उसको बोलते हैं अधात्विक। तो इसमें बता दीजिए कि सबसे अधिक अधात्विक तत्व कौन सा है। तो कौन बताएगा इसका राइट आंसर। पहले ध्यान दीजिएगा कि आप इसका अस्थायित्व का क्रम लिखिएगा। तो सबसे पहले कौन सा अस्थाई आता है, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अस्थायित्व देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है। दाएं से अस्थायित्व घट रहा है, बाएं से दाएं जाने पर अस्थायित्व का मान घट रहा है। तो आपका लास्टली आखिरी में कौन सा एलिमेंट आएगा, क्लोरीन। और जो क्लोरीन आएगा वो सबसे अधिक अधात्विक होगा। अधात्विक वैल्यू का मान बाएं से दाएं घटता है, यहां जाएंगे ये सबसे ज्यादा अधात्विक, उससे कम ये, उससे कम ये, और लास्टली आपका क्लोरीन इन चार ऑप्शन में से सबसे कम, सबसे ज्यादा अधात्विक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है प्रैक्टिस बैच की। ठीक है, और इसके बाद बहुत अच्छे से सभी लोग एग्जाम देंगे और सबका आशीर्वाद है मेरी तरफ से, आप सभी लोग को अच्छा नंबर मिलेगा, आप सभी लोग एक अच्छे रैंक से पास हो जाएंगे। और जो लोग भी मेहनत किए होंगे, जो लोग भी पुरानी वीडियोस के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी किए होंगे, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग मेहनत किए होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अंकित कुमार बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अंकित कुमार बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, चले आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। विकास, चलिए अगला प्रश्न है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 11। इसमें क्या कह रहा है कि यदि जो है पीतल में 80% तांबा हो और 20% जस्ता भार से हो तो तांबे का घनत्व कितना दिया हुआ है, 8.9 दिया हुआ है, और जस्ते का घनत्व दिया हुआ है 7.1। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। फिर पूछ रहा है पीतल का घनत्व क्या होगा। तो पीतल का घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखिए सबसे पहले आप पीतल की जो प्रतिशत मात्रा है तांबे की, कितनी प्रतिशत है, 80%, और इस प्रतिशत को आप घनत्व से गुणा कर दीजिए, 8.9 से गुणा कर दीजिए, प्लस की वैल्यू लगा दीजिए। फिर देखिए दूसरा नंबर पर जस्ता की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20, और जस्ता का घनत्व कितना दिया हुआ है, 7.1 दिया हुआ है, और ओवरऑल आप जोड़ दिए प्रतिशत मात्रा 80 और 20 कितना हुआ, 100। इसका गुणा कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणा करके फटाक से बताइए आप लोग, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। इसका इसमें गुणा करेंगे, 80 का 8.9 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा आंसर 712, 712 आएगा। और इसका गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 71 दुना के 2 कम में 2 और 7 दुना 14, 142 आएगा आपका। और नीचे कितना आएगा आपका? 100 आएगा। देखिए 80 और 20 कितना होता है? 100 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 1 5, 7 1 8, 854, 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 8.54, या इसको हम नियर अबाउट बोल सकते हैं 8.5। क्या बोल सकते हैं? 8.5 बोल सकते हैं, नियर अबाउट। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आएगा, लगभग में आएगा आपका आंसर। विकास, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। विकास का कमेंट सबसे पहले आया है, विकास का। चलिए बेटा, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अच्छा रैंक लेकर आइए, और फिर हमको आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को हम डिजिटली मिठाई खिलाएंगे, डिजिटल वाली लड्डू, डिजिटल वाली लड्डू खिलाएंगे आप लोग को। वाह विकास जी, संजन कुमार, ठीक है। डिजिटल वाली लड्डू आप लोग खिलाएंगे सभी लोग को, पीडीएफ में बना के डाल देंगे डिजिटल लड्डू। शेयर भी करिएगा, खूब खाइएगा और रख भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस बात पर निर्भर करता है? इसका आंसर कौन बताएगा बच्चा? विकास कुमार, संजन कुमार, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, संजन कुमार। ऑप्शन नंबर सी है कि उनके तापांतर पर निर्भर करता है। कहाँ निर्भर करता है? तापांतर पर निर्भर करता है। संजन कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का जो प्रवाह होता है किस बात पर निर्भर करता है? कि उसकी जो तापांतर की वैल्यू है वो कितनी अधिक या कितना कम है, इस बात पर उसका डिपेंड करता है। विकास का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है दोनों लोग का। देखिए, अगर आपका कोई दो वस्तु है, मान लीजिए हई जो है आपका तांबा का है और हई वाला आपका चांदी का है, तो क्या होगा? तो ये जोन बा, ये देखा ध्यान से, ये जो है अगर इसको बहुत ज्यादा ठंडा है और ये बहुत ज्यादा गर्म है, अगर इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराया जाए तो अधिक ऊष्मा से निकलकर कम ऊष्मा की तरफ जो ऊर्जा है वो जाने लगेगी, ठीक है। जो ऊर्जा क्या होगी? जाने लगेगी, यानी कि इनका जो तापांतर है, यही तापांतर ऊष्मा का क्या करता है? प्रवाह करता है। ऊष्मा का प्रवाह करने में सबसे बड़ा रोल ताप अंतर का होता है, तापों का अंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? अब पूछ दिया आवृत्ति का मान। आवृत्ति किस तरंग की सबसे कम होती है? देखिए, जो आपका रेडियो गामा गामा रेज होता है और एक होता है रेडियो वेव्स। तो गामा वेव्स का जो होता है भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो आपका रेडियो वेव्स है वो क्या होती है? काफी दूर तक गति कर सकती है। इसलिए रेडियो वेव्स का जो होता है क्या होता है? जो रेडियो वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है, जिसके वजह से उसकी स्पीड दूर तक जा सकती है, जो गति जो है उसकी दूर तक जा सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स। ऑप्शन नंबर सी। अंकित कुमार फिर से सोचिए, विकास ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी, संजन कुमार का बिल्कुल सही उत्तर आया है। संजन कुमार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चले आगे, चलिए कोई बात नहीं, गलती किए इसका पछतावा नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। गलती करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम गलतियों से ना सीखे ये बुरी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंकित कुमार, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लॉरिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? लॉरिल एल्कोहल, इसका फार्मूला क्या होगा? तो देखिए, लॉरिल एल्कोहल का एक जनरल फार्मूला होता है जिस पर सारे तरह का लॉरिल एल्कोहल सुटेबल होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1OH। ये होता है आपका लॉरिल एल्कोहल का जनरल फार्मूला। अगर यहाँ हम n की वैल्यू 12 लगते हैं, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 12, देन क्या मिलेगा हमको? देन मिलेगा Cn, n की जगह 12, C 12, H की जगह क्या मिलेगा? H 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 धन 1, और OH ग्रुप पहले से अटैच है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? C12 H 12 दूना 24, 1 25, और लास्ट में आपका OH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर संजय कुमार, ऑप्शन नंबर बी, C12H25OH। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, संजन कुमार का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? और जो लोग अभी आए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, आप लोग को ये पूरा कंटेंट मुफ्त में यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है अलग अलग टीचर से द्वारा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो धातुओं में चमक होती है वो किस कारण होती है? ठीक है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किस कारण चमकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप कोई सा भी मेटल उठाइए, अगर आप उसको पॉलिश करते हैं या उसको साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चमक होती है। ये बात अलग है कि किसी में कम किसी में ज्यादा होती है। जैसे आपका सोना अधिक चमकता है, चांदी अधिक चमकता है, ठीक है, प्लेटिनम भी आपका चमकता है। लेकिन अगर आप बात करें लोहे की, तो लोहे की जो चमक है थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि धातुओं के अंदर चमकने का गुण पाया जाता है, चमकने का गुण पाया जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जितने भी धातु होते हैं सब क्या रखते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? मुक्त रूप से घूमते रहते हैं उसमें, और इसी के वजह से उनमें क्या होता है? चमक उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं के अंदर क्या होता है? चमक पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में चमक पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? बोल द। बिहार के लाल हमार का हलबा? संजन कुमार, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? बिहार की एक खास बात यह है कि जो बिहार के लोग होते हैं
वो काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। संसाधन बिहार में बहुत ज्यादा कम होता है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपको संसाधन की कमी होगी उस दिन से आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। संसाधन की कमी हमारा विकास करता है, और विकास में अगर आप मेहनत के साथ साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगा देते हैं, तो सफलता आपसे दूर नहीं है। ठीक है, सफलता आपसे क्या है, दूर नहीं है। तो यहां तक बात समझ में आई बच्चों? ठीक बा संजन कुमार, ठीक बा जी, हम करते हैं। क्या बेटा आप क्या करते हैं बताइए? ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं, इतना बता दीजिए। क्योंकि जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी, बोरिंग लगेगी। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, ये जो हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब हैं, इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर ही नहीं समझ में आता है, ये डाल दिए हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स का टॉपिक। तो इसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए, अगली क्लास में आपके सर आएंगे, इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स का टॉपिक, और ये आया आपका केमिस्ट्री का टॉपिक। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा जो है बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है क्या करना है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग मानते हैं एक्स। यहाँ दिया हुआ है C12H22O11, C12H22O11। ये जो होता है आपका, इसमें जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स मानते हैं। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को माना एक्स, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है, 12 होती है। तो 12 से गुणा कर दीजिए, बीचवा में धन लगा दो, उसके बाद देखो 22 से गुणा कर दीजिए, और 22 में आपका हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, एक। हाइड्रोजन पे एक होता है, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन की संख्या 11, और एक ऑक्सीजन पर -2 ऋण आवेश होता है। तो -2 से गुणा कर दीजिए और टोटल की वैल्यू 0, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा 12x प्लस 22 माइनस 11 दूना 22 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए 22 में से 22 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हो गया आपका 12x बराबर 0। अब किसी भी संख्या में आप 0 में आप किसी भी संख्या भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 0। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आई, 0। संजन कुमार ऑप्शन बी। उसके बाद आपका विकास का भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर, सबका सही उत्तर आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। समझ में आई कैसे निकाला गया है? ठीक है, समझ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये फिजिक्स का सवाल है, यहाँ आ गया है। ठीक है, जेट विमान, ये सब आपका फिजिक्स में आएगा। ये है आपका अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। याद कीजिए पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है उसमें टोटल अणुओं की संख्या कैसे काउंट करते हैं। तो इसका ये जो है आपका प्रश्न है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसको करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर देखिए, ये भी आपका फिजिक्स का सवाल है, ये ध्वनि का सवाल है। ध्यान देखिए, जिस पर ध्वनि का वेग, ये भी टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 22 आंसर आ रहा है संजन कुमार। 40 सेंटीमीटर, ये भी फिजिक्स का सवाल है आपका। अभी आया प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, ये आपका रसायन विज्ञान का सवाल है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है। कौन सा लोहे का शुद्धतम रूप होता है, उसमें होता है आपका ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पीट लोहा या पिटवा लोहा। कौन इसका आंसर बताएगा कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। 22 का ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं संजन कुमार, पिटवा लोहा। बिल्कुल सही उत्तर। पिटवा लोहा को इतना न पीटिए, इतना न पीटिए कि वो क्या हो जाए, सुधर जाए, यानी वो शुद्ध हो जाए। तो क्या होता है, किसी बच्चे को अगर जब बिगड़ता है तो उसका माँ बाप उसको बड़ी मार मारते हैं, बड़ी थूरते हैं,
ठीक है। तो क्या करता है, वो अपना रहन सुधारता है। तो पिटवा लोहा को इतना पीटिए कि ये शुद्ध हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विकास, संजन कुमार, दोनों लोग का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और ये ध्यान देखिए, ये लोहे का जो है ये सब प्रकार होता है, ये जो है आपका पीठ कोयले के प्रकार होता है। अब प्रश्न आ रहा है हमारा एक 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 है हमारा कि क्रोमियम परमाणु का जो क्रमांक है वो दिया हुआ है 24। क्रोमियम का कितना दिया हुआ है, 24। ठीक बा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 24। और ये जो 24 नंबर का परमाणु क्रमांक होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा बबुआ लोग कि जोन जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम होता है आपका क्या होता है, एक अपवाद होता है। क्रोमियम क्या होता है आपका, अपवाद होता है। ऊपर नहीं होगा बेटा, ये लास्ट प्रश्न है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये लास्ट प्रश्न है, ये ऊपर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ खत्म हो जाता है। तो जो है आपका क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम जो होता है आपका, ये अपवाद होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, गलत है आपका विकास, गलत है। संजन कुमार आप भी ध्यान दीजिए, गलत है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के में आएगा 2, एल में आएगा 8, एम में आएगा कितना, एम में आ जाएगा आपका 13, और एन में आ जाएगा आपका 1। देखिए ये आपका एक अपवाद होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा जाएगा, क्योंकि जब इसका खोज किया जा रहा था तो कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिनमें एक क्रोमियम भी एक ऐसा तत्व था जो इसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 13 और 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अब कल आप लोग का एग्जाम है, अब थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट ध्यान से सुनिए। देखिए इतनी पढ़ाई हमने की आज तक, वीडियोस में लाइव आए, आप लोग को उसका उत्तर बताया, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, और आप लोगों ने सही सही कमेंट किए। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए। और आप लोग इत्मीनान मन से जाइएगा क्लासरूम में, पानी वानी पीकर बढ़िया से नाश्ता करके जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाइएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप जितना भी करेंगे वो आपको प्लस पॉइंट में ले जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आता है तो आप बिल्कुल गलत उत्तर टिक करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। और आप सभी को हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद है कि आप सभी लोग सफल हों, और डिजिटली हमको भी मिठाई खिलाएं पीडीएफ बना के, ठीक है। और हम भी आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे पीडीएफ बना के, जो आप बोलेंगे वो मिठाई खिलाएंगे। तो आप सभी लोग का मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। परीक्षा देकर आइए और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। फिर मिलेंगे, आप फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और जो है आपका एक और चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक हमारा एक और चैनल है यूनिटेक गुरु। ये जो चैनल है वो आपका स्पेशली जो है आईईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए बनाया गया है, यूनिटेक गुरु। अब इस चैनल पर आप लोग विजिट कर लीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो जाएगी इस पर ही आएगी, ठीक है। इस वाले चैनल पर आएगी, ठीक है। तो अगली हमारी जो वीडियो जाएगी यूनिटेक गुरु पर आएगी, और जो है और इस पर आपकी पॉलिटेक्निक की सीरीज मिलेगी कंप्लीट। तो आप लोग पहले एग्जाम दे लीजिए, फ्री हो जाइए, उसके बाद हम लोग जो है इस पर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।